नमस्कार। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ये सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें चैप्टर 19 पे हैं आज हम लोग। चैप्टर 19 ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी। ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी। अभी फिलहाल ये सीरीज जो है एमसीक्यूज की है, तो ये एमसीक्यूज जो है इस पार्टिकुलर चैप्टर में करीब 20 के आसपास एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आज का है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज आमिर ऑफ अफगानिस्तान व्हेन ड्यूरेंट लाइन वाज डिमार्केटेड। तो जब ड्यूरेंट लाइन डिमार्केट हुई थी तो उस वक्त जो अफगानिस्तान के आमिर थे वो अब्दुल रहमान थे। ड्यूरेंट लाइन कब डिमार्केट हुई थी? 1892 में। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन कब डिमार्केट हुई थी? 1892 में। क्या थी ये लाइन? ये जो है सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट नाम के जो ब्रिटिश डिप्लोमेट थे उनके नाम पे आधारित है। उन्होंने इसको डिमार्केट किया था। उस वक्त जो इंडिया के वायसरॉय थे वो लॉर्ड लैंसडाउन थे। ठीक है, और अफगानिस्तान के जो अमीर थे उस वक्त वो है अब्दुल रहमान खान। ये ड्यूरेंट लाइन जो है ये बाउंड्री उस वक्त डिसाइड की गई थी ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये है ड्यूरेंट लाइन का मैप। ये पाकिस्तान, ठीक है, और ये अफगानिस्तान। यहां तक ब्रिटिश इंडिया, यहां तक ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री, और नीचे ऊपर जो है अफगानिस्तान, इधर यूएसएसआर। ठीक है, तो इस लाइन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज के बीच में एक क्लियर डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री करना। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे यहाँ पे। पहली चीज, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये 1892 में हुई थी, इसको 1893 में जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था। जो सिग्नेचर हुए थे इसके जो एग्रीमेंट पे वो 1893 यानी 1892 में ये डिमार्केशन, और उसके एक साल बाद में जो है इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। ठीक है, 2640 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, करीब 2640 किलोमीटर ये है। ठीक है, 2640 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है। अफगानिस्तान ने इस ड्यूरेंट लाइन को कभी ऑफिशियली जो है बाउंड्री अपनी स्वीकार नहीं की है। यानी कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों के बीच में इस लाइन को लेकर आज भी डिस्प्यूट है। अब वो डिस्प्यूट किस बात पे है कि जब ये लाइन डिमार्केट की गई थी तो कुछ पश्तून इलाके जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। कुछ पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ अफगानिस्तान में आ गए थे। उसकी वजह से अफगान के जो लोग हैं उनको लगता है कि पश्तून ट्राइब्स जो है जहाँ पे रहते हैं वो एरिया अफगानिस्तान का होना चाहिए। इसको अफगानिस्तान ने इस लाइन को कभी भी अपनी बाउंड्री नहीं माना, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि यही बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान की बाउंड्री है। तो ये डिस्प्यूट जो है पाक और अफगान के बीच में ड्यूरेंट लाइन को लेके है। अगर हम सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट की बात करें तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस लाइन को जो है डिमार्केट किया था। एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, मेडिकली ट्रेंड थे, ही वाज ए डॉक्टर एज वेल। ठीक है, और इन्होंने जो है पर्सनली नेगोशिएट किया था ये एग्रीमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से इन्होंने ये जो है काम किया था। ठीक है, इन्होंने बाद में ईरान में भी जो है ब्रिटिश एम्बेसडर के रूप में जो है काम किया था। अब्दुल रहमान खान जो है, अगर हम उनके बारे में जानें तो ये अब्दुल रहमान खान है, अफगानिस्तान के थर्ड आमिर थे ये। ही वाज द थर्ड आमिर ऑफ अफगानिस्तान, और काफ़ी अथॉरिटेरियन पर्सन थे ये। इन्होंने वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी जो है अफगानिस्तान में उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया, और उस वजह से इनको जो है आयरन आमिर भी बोलते हैं, यानी लोहे का आमिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following rulers of Afghanistan was a reformer ruler and known to have established diplomatic relations of modern Afghanistan with many countries? तो यहाँ पे रिफॉर्मर के रूप में जो है अमानुल्लाह खान जो है उनको याद किया जाता है, अमानुल्लाह खान। ठीक है, अमानुल्लाह खान जो थे वो थे अफगानिस्तान के रिफॉर्मर रूलर। ठीक, कौन थे ये? देखिए, अमानुल्लाह खान जो थे उन्होंने 1919 से 1929 तक शासन किया था। कब किया था? 1919
से 1929, 10 साल का ये पीरियड था। 1919 जो है ये तारीख है थर्ड एंग्लो अफगान वार के एंड की, थर्ड एंग्लो अफगान वार। ठीक है, ये जो लड़ाई थी थर्ड एंग्लो अफगान वार 3 महीने चली थी। ब्रिटिश की इसमें हार हुई थी और इस लड़ाई के बाद में, इस लड़ाई से जस्ट पहले तक अफगानिस्तान जो था वो ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट था, लेकिन जैसे ही ये लड़ाई खत्म हुई ब्रिटिश को जो है अफगानिस्तान की सोवरेनिटी जो है इन मैटर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एज वेल जो है रिकॉग्नाइज करनी पड़ी थी। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो किसने किया था? अमानुल्लाह खान ने। यानी अमानुल्लाह खान जो है वो यूँ कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सोवरेन किंग था किसके? अफगानिस्तान के। सोवरेन अफगानिस्तान के पहले किंग थे अमानुल्लाह खान। ठीक है, इन्होंने ही इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर की थी। तो थर्ड एंग्लो अफगान वार, उसके इमीडिएटली बाद में इनका शासन शुरू होता है और 1929 तक वो रहता है। अब सवाल आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि ये रिफॉर्मर जो रूलर हैं उनका क्या है, उसका क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये अमानुल्लाह खान है। ठीक है, ये क्या है, वेस्ट से प्रभावित थे, वेस्टर्न आइडियोलॉजी और जो कल्चर उससे भी प्रभावित थे। 1919 के बाद में इन्होंने अफगानिस्तान के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स, रेडिकल रिफॉर्म्स लॉन्च किए थे। जैसे कि उन्होंने ट्रेडिशनल अफगान क्लोथिंग जो है उसको चेंज करने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने जो लेडीज़ हैं उनके एजुकेशन का काम शुरू किया और यूरोप का एक्सटेंसिव टूर किया और बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन के जो आइडियाज़ है वो अफगानिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो वहाँ का कंजर्वेटिव सेक्शन है उनका बैकलैश, ट्राइबल्स का रिवोल्ट, जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनका, उनकी खिलाफत, इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी सारा अपोजिशन इनके खिलाफ इकट्ठा हो गया और 1929 में इनको अफगानिस्तान छोड़ के एग्जाइल में जाना पड़ा। कहाँ पे? इटली में। ठीक है, ही लेफ्ट अफगानिस्तान इन 1929 एंड ही वेंट टू इटली। ठीक है, ये इनकी छोटी सी स्टोरी है, इसलिए इनको रिफॉर्मर रूलर जो है बोला जाता है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए जो दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन में है वो है थर्ड एंग्लो अफगान वार। थर्ड एंग्लो अफगान वार, तो ये वार जो है ध्यान रखना है अपने को, सिर्फ 3 महीने चला था। मई 1919 में शुरू हुआ और अगस्त 1919 में खत्म हो गया। इस वार को जो खत्म किया गया उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। क्या है? ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रीटी है इसमें अफगानिस्तान ने इस ट्रीटी के थ्रू ब्रिटिश ने पहली बार अफगानिस्तान की जो सोवरेनिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया। अफगानिस्तान ने पहली बार खुद को एक फुल्ली इंडिपेंडेंट देश के रूप में डिक्लेयर किया। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपके जो तीनों पॉइंट है, अमानुल्लाह खान मैंने बता दिया, थर्ड एंग्लो अफगान वार बता दिया, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी जो है ये भी मैंने आपको बता दी है कि ये जो ट्रीटी थी बेसिकली 1919 में साइन हुई थी इन द एंड ऑफ थर्ड एंग्लो अफगानिस्तान वार, एंग्लो अफगान वार, और इससे ऑफिशियली अफगानिस्तान जो है इंडिपेंडेंट हुआ। और ट्रीटी ने जो है ब्रिटिश सब्सिडीज और कंट्रोल और अफगान फॉरेन रिलेशंस दोनों को ख़त्म कर दिया। अफगानिस्तान को फर्स्ट टाइम राइट मिला अपने फॉरेन रिलेशनशिप को खुद ही मैनेज करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ यंडाबू वाज साइंड आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार था यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद में ये ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन की गई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ यंडाबू, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार। ब्रिटिश का बर्मा के साथ में जो पहली लड़ाई हुई थी वो खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ यंडाबू के साथ। कब? 24 फरवरी 1826 को। ठीक है, इसको जो साइन किया था उसमें ब्रिटिश जनरल थे सर कैंपबेल और बर्मीज साइड के लोग थे। ब्रिटिश और बर्मीज के बीच में साइन हुई थी और इसका जो हुआ ये था, वार खत्म हुई और एक बहुत बड़ी टेरिटरी जो है बर्मा को जो है किसको देनी पड़ी? ब्रिटिश को। ठीक है, ये है ट्रीटी ऑफ यंडाबू। आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रीटी ऑफ यंडाबू। आसाम की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी है इसमें बर्मा जो है उसको अपनी टेरिटरीज़ में, उस वक्त की जो टेरिटरीज़ है उसमें आसाम,
मणिपुर, अराकान और टेनेसरीम करके एक एरिया और है साउथ बर्मा में। ये सारी चीज़ें जो है, सारे जो टेरिटरीज है वो ब्रिटिश को देनी पड़ी थी। और इसके अलावा बर्मा ने जो है 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो है उसकी इंडेमनिटी भी ब्रिटिश को दी थी। ठीक है, बर्मा की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है इस ट्रीटी के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आसाम जो है इंडिया का पार्ट बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट गेम इज ए टर्म यूज्ड फॉर द स्ट्रैटेजिक राइवलरी एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए जो है, इसमें ग्रेट गेम अफगानिस्तान जो है उससे रिलेटेड हो गया, और ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में जो है ये माना जाता है। ठीक है, द ग्रेट गेम बेसिकली क्या है, यूके और रशिया, रशिया यानी यूएसएसआर उस जमाने में, यूके और रशिया के बीच में जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट 19th सेंचुरी के अंदर उसको ग्रेट गेम बोला जाता है। और कन्फ्लिक्ट ये था कि अफगानिस्तान जो है वो जो एरिया था वो दैट वाज जस्ट लाइक ए बफर स्टेट। अफगानिस्तान जो है बफर स्टेट के रूप में था, इधर यूएसएसआर हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, और यहाँ फिर ये इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये जो है दिस वाज ए बफर स्टेट, राइट। अब ग्रेट गेम का मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश को तो ये डर था कि कहीं रशिया अफगानिस्तान को क्रॉस करके ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी जो है उसमें ना आ जाए, और रशिया को जो है ये डर था कि ब्रिटिश लोगों का इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान को क्रॉस करके और सेंट्रल एशिया में ना चला जाए और कहीं यूएसएसआर के किसी प्रकार को नुकसान ना पहुंचा दे। दैट इज ग्रेट गेम। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये ऑफिशियली जो वर्ड है ग्रेट गेम, ये वर्ड जो है ग्रेट गेम, इसको एक नॉवेल है उसमें रुडयार्ड किपलिंग जो है उन्होंने यूज किया था। रुडयार्ड किपलिंग, ये जो वर्ड है ये रुडयार्ड किपलिंग का है। उन्होंने अपने एक नॉवेल जो है उसमें जो है इन्होंने, इनका एक नॉवेल था जिसका टाइटल था किम, किम नाम का एक नॉवेल था इनका, उसमें जो है ग्रेट गेम वर्ड का यूज हुआ था। ऑफिशियली ना ब्रिटिश ना रशियंस ग्रेट गेम किसी पार्टिकुलर चीज को बोलते थे। ये जो टर्म था वो रुडयार्ड किपलिंग के एक नॉवेल किम के अंदर पहली बार यूज हुआ था। ठीक है, और ग्रेट गेम जो है यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया, किम नाम का एक नॉवेल था उसमें इसको पहली बार यूज किया गया था। उस नॉवेल के राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, और जो ये कन्फ्लिक्ट था ये कई डिकेड्स तक चला, कई दशकों तक चला। ठीक है, इसमें जासूसी, डिप्लोमेटिक लेवरेज, सीक्रेट मिशंस और पता नहीं क्या क्या जो है चलते रहे। ठीक है, और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे जो इस गेम में शामिल थे उनको जो है बोलते थे द एजेंट्स ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अनक्वालिफाइड ब्लंडर कमिटेड इन द होल हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, दिस कमेंट बाय जे मैक्लियोड पॉइंट्स टू विच अमंग द फॉलोइंग वार्स। ठीक है, द मोस्ट अनक्वालिफाइड ब्लंडर, ऐसा ब्लंडर था ये कि इसमें 4500 सैनिक, ठीक है, और 12,000 सिविलियंस, इन सारों को अफगान के जो लड़ाके हैं और अफगान की जो ट्राइब्स हैं उन्होंने ख़त्म कर दिया था। सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। लॉर्ड ऑकलैंड जो है उसकी पॉलिसी थी, लॉर्ड ऑकलैंड, इसको बोलते हैं लॉर्ड ऑकलैंड्स फॉली। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, लॉर्ड ऑकलैंड्स फॉली। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब हुआ था? 1839 से 1842 तक। इसको ऑकलैंड्स फॉली भी बोलते हैं। और लॉर्ड ऑकलैंड का परिणाम था जो है ये प्रोजेक्ट था, वो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर उसकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको किसी तरीके से हटा दिया जाए, टॉपल कर दिया जाए, और वहाँ पे एक ऐसे पपेट किंग को बैठा दिया जाए जो कि ब्रिटिश फ्रेंडली हो। और वो इस काम में शुरू में जो है कामयाब भी हो गए।
कामयाब तो हो गए, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो उस चीज़ से नाराज़ हो गई। उनको ब्रिटिश का इंटरफेरेंस और एक अनपॉपुलर किंग जो है वो पसंद नहीं आया। धीरे धीरे जो है एकदम एकदम से जब वो रिवोल्ट हुआ तो उस रिवोल्ट में जो है ब्रिटिश जो है उनको रिट्रीट करना पड़ा वहाँ से। अब जो ब्रिटिश आर्मी थी वो प्लस जो सिविलियंस थे, जब अफगानिस्तान में रिट्रीट करना शुरू किया फ्रॉम काबुल, वो जलालाबाद की तरफ आ रहे थे। रास्ते में जनवरी का ये महीना था, बहुत तेज सर्दी थी। उस ठंड के मौसम में 12,000 लोगों में से और सिर्फ एक आदमी जिंदा बच के आया, खून से लथपथ। ठीक है, ये थी ऑकलैंड की फोली और ज़बरदस्ती इसमें जो है ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स जो है उनको मार दिया गया। ठीक है, और बहुत ही करोड़ों रुपीस का जो है इसमें वेस्ट भी हो गया। तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। ठीक, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में ऑकलैंड्स फोली के बारे में एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट एंग्लो अफगान जो वार है इसी को बोला जाता है, क्योंकि जो पॉलिसी थी ये इंपीरियल ओवर कॉन्फिडेंस से ग्रसित थी। लॉर्ड ऑकलैंड जो है ओवर कॉन्फिडेंट थे और ये मिसगाइडेड मिसकैलकुलेटेड उनका काम था, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर को बहुत बड़ा इसमें नुकसान हुआ। ठीक है, ये जो टर्म था ऑकलैंड्स फोली, ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में और वहाँ के जो पॉलिटिकल सर्कल्स थे उनमें काफ़ी जो है फेमस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड जो है इनके बारे में थोड़ा सा और जान लें, क्योंकि आपके एग्जाम में इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड क्या थे ये? इनका असली नाम जो था वो जॉर्ज एडन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे 1836 से 42 तक। ठीक है, 1836 टू 1842। ठीक है, और इन्होंने जो है शाह शुजा दुर्रानी जो थे वहाँ पे उनको अफगान थ्रोन पे रेस्टोर करने का डिसीजन लिया था, लेकिन ये जो मूव था ये कैटास्ट्रोफिक इनके लिए साबित हुआ। इनका एक शिमला मैनिफेस्टो भी आया था जिसमें उन्होंने अफगान इंटरवेंशन को जस्टिफाई किया था, लेकिन हिस्ट्री जानती है कि ये इनका एक गलत डिसीजन था। अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्होंने पंगा लिया था और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान इनको चुकाना पड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रियल कॉज ऑफ थर्ड एंग्लो बर्मीज वार। ये तीसरा बर्मीज वार जो है इसके बाद में बर्मा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट हो गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द किंग ऑफ बर्मा इन्वॉल्व्ड इन ए कंस्पायरेसी विद द फ्रेंच अगेंस्ट ब्रिटिश। देखिए ब्रिटिश का क्या था कि ब्रिटिश को दो चीजों से बड़ी चिढ़ थी। पहली चिढ़ तो ये थी कि अगर आप हमारे पड़ोसी हो, इफ यू आर लोकेटेड इन आवर बैकयार्ड, और आप किसी दूसरी कॉलोनियल पावर के साथ संपर्क में हो और अच्छे रिलेशनशिप रखना चाह रहे हो, जैसे फ्रेंच से, जैसे डच से, ठीक है, अगर इनसे आप अच्छे रिलेशनशिप रखना चाह रहे हो तो आप हमारे दुश्मन हो, पहली चीज। और दूसरी, आपकी कोई भी एक्शन जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे फर्क पड़ता हो तो भी आप हमारे दुश्मन। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बर्मा के राजा थे, ठीक है, इन्होंने कुछ जो है फ्रांस जो है उसके साथ में थोड़ा बहुत नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करी थी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश जो है इनसे चिढ़ गए और उन्होंने जो है एक बताया कि भाई यू आर इन्वॉल्व इन ए कंस्पायरेसी, फिर एक अल्टीमेटम दिया, फिर लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद में जो है ये जो बर्मा जो है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। तो ये जो किंग थे ये थे थीबा। ठीक है, थीबा। ठीक है, थीबा बर्मा के आखिरी किंग थे। 1878 से 1885 तक इन्होंने जो है शासन किया था। ठीक, ये कोई इमेज है उनकी, बर्मा के ये किंग है और इनका जो शासन था वो 1878 से 1885 तक था। इनकी क्वीन थी एक, जिसको सुपयालत बोलते हैं। उन्होंने हस्बैंड के पॉलिटिकल डिसीजंस में एक्टिवली शामिल थे, पत्नी की सलाह के साथ ही ये काम करते थे। इनको चूंकि ये फ्रेंच के साथ दोस्ती बढ़ा रहे थे तो ब्रिटिश ने जो है इन पे अटैक कर दिया। दैट इज नोन एज थर्ड एंग्लो बर्मीज वार। थीबा जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर उनको जो है चूंकि ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी में कहीं ना कहीं उनको एग्जाइल में भेजा गया था, तो इनको जो है महाराष्ट्र में रत्नागिरी में भेज दिया गया था। उस जमाने में क्या होता था कि जो बर्मा के लोग थे उनको यहाँ एग्जाइल में भेजते थे और यहाँ के जैसे बहादुर शाह जफर थे तो उनको रंगून भेज दिया गया था एग्जाइल के अंदर। ठीक है,
तो ये जो है इनको रत्नागिरी में भेज दिया गया एग्जाइल में, फिर वहीं पे इनके आखिरी दिन जो है वो जो है आखिरी दिन गुजरे। पूरी रॉयल फैमिली के साथ में इनको ब्रिटिश इंडिया के अंदर रखा गया और बर्मा में जो है मोनार्की जो है बिल्कुल खत्म हो गई। बर्मा जो है ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश कॉलोनीज का पार्ट बन गया। ठीक है। थर्ड एंग्लो बर्मीज वार जो है आपके लिए जरूरी पॉइंट है इसके अंदर, जो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं। थर्ड एंग्लो बर्मीज वार जो है 2 हफ्ते चला था, नवंबर 1885 के अंदर, और उसके बाद में बर्मा का अनेक्सेशन हो गया। वार का इमीडिएट जो रीजन था वो था ब्रिटिश मर्चेंट्स और ब्रिटिश बर्मीज ऑफिशियल्स के बीच में डिस्प्यूट हो गए थे, और ब्रिटिश एक्सपेंशन जो है वो भी इसका मेन रीजन था। देखिए, कारण तो था ब्रिटिश का टेरिटरी एक्सपेंशन, लेकिन जो वजह बताई गई वो थी कि भाई बर्मा के जो किंग थे उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से ब्रिटिश मर्चेंट्स जो उनको नुकसान हो रहा था, और इसके अलावा उनकी जो नज़दीकियां हैं फ्रेंच से वो भी ब्रिटिश बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। ठीक है। और इस बर्मा को जो है डिफीट करके और ब्रिटिश ने जो है अपर बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में इसके साथ में मिला लिया गया था, और जो वहाँ के किंग है वो फिर जॉबलेस हो गए, होमलेस हो गए, और फिर उनको जो है एग्जाइल में भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ कलात वाज साइंड इन विच ईयर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1876, ट्रीटी ऑफ कलात। ये क्या है? वायसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड लिटन, और खान ऑफ कलात, इनके बीच में एक समझौता हुआ था बलूचिस्तान की ट्राइब्स के बीच में और ब्रिटिश के बीच में। बलूचिस्तान की जो ट्राइब्स है वो पंजाब रीजन के बॉर्डर पे रहती थी। ये रीजन जो है आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कलात जो है आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक टर्म है। ठीक है। 1876 में साइन हुई थी लॉर्ड लिटन और खान ऑफ कलात के बीच में, और ये ट्रीटी ब्रिटिश एम्पायर ने इसलिए की थी ताकि जो बलूचिस्तान रीजन्स है उसमें जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा सके। ठीक है। और यहाँ पे हुआ ये था, इसका जो आउटकम था वो ट्रीटी का वो ये था कि जो कलात स्टेट था बलूचिस्तान में उसको ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बना दिया गया। उसकी सोवरेनिटी तो रही, लेकिन जो फॉरेन अफेयर्स के मामले हैं उनको फिर ब्रिटिश हैंडल करने लग गए। ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो बलोच ट्राइब्स हैं उनको ब्रिटिश सब्सिडीज मिली और उनको प्रोटेक्शन भी मिला, लेकिन वहाँ पे सभी लोग खुश नहीं थे, तो बाद में इसके परिणाम दूसरे निकले। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ इनोवेटिव सिस्टम ऑफ ट्राइबल पैसिफिकेशन इन बलोचिस्तान ऑफ रॉबर्ट ग्रोथ सैंडमैन इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए यहाँ पे ये क्या है, इनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। इसको बोलते हैं सैंडमनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए। क्या है ये टर्म, और ये सारी चीज़ें अपने को थोड़ी समझनी है। ठीक है। ये रॉबर्ट ग्रोव सैंडमैन थे ये। ठीक है। और इनका एक बड़ा ही इनोवेटिव सिस्टम था, वो था ट्राइबल पैसिफिकेशन का, और इस पॉलिसी को जो है सैंडमनाइजेशन बोला जाता था। 1877 से लेके 1947 तक ये ऑपरेशन में रखा गया और इसको बलूचिस्तान में लागू किया, और लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो इस पॉलिसी का अपोज करती थी। तो क्या है सैंडमनाइजेशन, हुआ क्या ये? सैंडमनाइजेशन जो है इसमें एक पॉलिसी थी, इसमें जो ट्राइबल चीफ्स जो हैं उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको जो है दिया गया कि जो वहाँ के लोकल ट्राइबल चीफ्स हैं उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके से सोवरेन बना दिया गया, लेकिन जो एरिया है उसको प्रोटेक्शन में ले लिया गया और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले ली। तो ये है इसका सैंडमनाइजेशन जो है उसका मेन बात। अब इसमें ये कि ये सिस्टम सबसे पहले 1877 में स्टार्ट किया गया था बलूचिस्तान में, ब्रिटिश कंट्रोल करने में ये सफल हो गया था। ब्रिटिश राज ने इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वहां पे भी अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे सक्सेस नहीं मिल पाई इनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन? लॉर्ड लिटन जो थे उनकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी है उसको किसने रिजेक्ट किया? ठीक है। क्या कारण था? तो लॉर्ड कर्जन वो उन्होंने किया था। ये लॉर्ड कर्जन ने जो है उनकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी है उसको रिजेक्ट किया और अपनी नई पॉलिसी बनाई। कर्जन जो है उन्होंने फॉरवर्ड एरिया से लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स को हटा करके वापस ले लिए, और ये पॉलिसी जो थी बेसिकली ये खैबर पास, कुर्रम वैली, वजीरिस्तान जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया थे ब्रिटिश इंडिया के वहाँ की है। लॉर्ड कर्जन को लगता था कि खर्चा ज़्यादा होता है, ज़बरदस्ती की वहाँ पे आर्म्स वहाँ पे एस्टेब्लिश की हुई है हमने, तो वहाँ से विड्रॉल जो है उनका वापस लेके आए। तो जो कर्जन की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक विड्रॉल। ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक विड्रॉल।
विथड्रॉल। ये है द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटजिक विथड्रॉल। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसी थी वो उससे कैसे डिफरेंट हुई। उसकी क्या पॉलिसी थी? कर्जन की पॉलिसी तो हम समझ गए, लेकिन जो लिटन थे, लॉर्ड लिटन, उनकी क्या पॉलिसी थी? तो उनकी जो पॉलिसी थी लॉर्ड लिटन की, जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी बोलते हैं, उसका मतलब था कि जो ब्रिटिश इंडिया की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो मिलिट्री आउटपोस्ट हैं और जो फोर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स को मैनेज करना और एस्टेब्लिश करना था। यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है आज की तारीख में, वहाँ पे रशियन एडवांसेस को रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वहाँ पे मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना, फोर्ट्स बनाना, ट्रूप्स को मेंटेन करना, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। और इसके खिलाफ कौन गए बाद में? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई उसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक विड्रॉल। ठीक है। अब लॉर्ड लिटन जो है उन्होंने 1878-80 यानी 1878-80 के अंदर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उनको जो डर था वो ये था कि रसिया अफगानिस्तान के रास्ते कभी भी इंडिया की तरफ आ सकता है। ठीक है, ये इसके पीछे था। 20-25 साल के बाद में जो है ये पॉलिसी इररिलेवेंट लगी अगले वाइसरॉय को, तो उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट में काम किया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से साल में इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1901 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, जो आज पाकिस्तान जो है उसका हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की टेरिटरीज इसमें आती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। तो ये क्या हुआ था? 1901 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की स्थापना हुई थी। फॉर्मेशन के बाद में 1938 तक जो है ये एक चीफ कमिश्नर के अंडर में रहा, और 2010 में जो है इसका नाम बदला गया और उसका नाम रख दिया गया खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। ठीक है, ये बात है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है ज्योग्राफिकली आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये ब्रिटिश इंडिया के जो पंजाब प्रोविंस था उससे अलग करके बनाया गया था। अफगानिस्तान के साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए ये बहुत स्ट्रैटेजिक रीजन माना जाता था। इसकी कैपिटल जो है वो पेशावर बनाई गई थी, जो उस समय की मिलिट्री और ट्रेड हब जो थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरन लाइन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो अभी हमने बात किया 1893 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था। एक्चुअली 1893 में ड्यूरन लाइन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश की है उनका अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट था उस जमाने में? तो ये मेन चीज़ तो रशियन एम्पायर से रिलेटेड जो बात है वही होगी, टू एंश्योर दैट रशियन एम्पायर डिड नॉट हैव इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान। ये थी ब्रिटिश इंडियन पॉलिसी कि किसी तरीके से रशियन एम्पायर जो है उसको रोका जाए, ताकि वो ब्रिटिश इंडिया में जो है अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के थ्रू वो ब्रिटिश इंडिया पे कहीं अटैक ना कर दे या कुछ और गड़बड़ ना कर दे, वो सब चीज़ें में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, टू एंश्योर दैट रशियन एम्पायर डिड नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान। ठीक, अब ब्रिटिश जो है उनके देखिए ब्रिटिश जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश जो है उस वक्त मेजर पावर थी, और उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे अफगानिस्तान में इसलिए बढ़ा ताकि रशियन एम्पायर का इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान पे ना हो। ये स्ट्रैटेजिक मूव था ब्रिटिश का। अफगानिस्तान में कंट्रोल में रखना, अफगानिस्तान को कंट्रोल में रखना उनकी प्रायोरिटी उस वक्त बनी हुई थी। यहाँ पे एक चीज़ आती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। तो ये जो है ना, ये एक ट्रीटी थी जिसने ऑफिशियली 7 इयर्स वार को एंड किया था, और ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर जो है उससे पहले कई कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज थे। इस ट्रीटी के बाद में ब्रिटेन जो है उसको मेजर कॉलोनियल टेरिटरी जैसे कनाडा और फ्लोरिडा मिल गए, लेकिन फ्रांस जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ कि फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो करीब करीब ख़त्म सा ही हो गया। ठीक है, और जो है
इस ट्रीटी के जो टर्म्स थे तो उन्होंने फ्रेंच को जो है लिमिटेड ट्रेडिंग राइट्स दिए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब डोमिनेंट पावर बन गई थी उसके बाद से लेकर के जो ब्रिटिश का फोकस है वो फिर अफगानिस्तान की तरफ चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक्सेशन ऑफ बर्मा बाय ब्रिटिशर्स टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये थर्ड एंग्लो बर्मीज वार जो था उसके बाद में 1885 के अंदर बर्मा जो है उसको एनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश ने जो है 1885 में बर्मा का एनेक्सेशन कर लिया था। ये एंड में हुआ था किसके, थर्ड एंग्लो बर्मीज वार के बाद में, और ये नवंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य कारण दो ही थे, पहला तो ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और दूसरा वहाँ के जो राजा थे उनकी फ्रेंच के साथ में बढ़ती हुई दोस्ती और कुछ ऐसे उनके डिसीजन जिसको ब्रिटिश ने एलीज किया कि वो उनके ब्रिटिश जो मर्चेंट्स हैं उनके खिलाफ वो जा रहे हैं। इस बर्मा के इस वार के बाद में ब्रिटिश जो है बर्मा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेजन ऑफ तिब्बत इन 1903 टुक प्लेस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे तिब्बत का जो इन्वेजन किया था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ब्रिटिश ने किया था। ठीक है, ब्रिटिश ने तिब्बत पर इन्वेजन किया था 1903 में, उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, 1890s में भी कई एनेक्सेशन हुए थे लेकिन ये जो था तब तिब्बत वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और इसका भी वही मकसद था जो ग्रेट गेम में था, रशियन एडवांस को इंडिया की तरफ बढ़ने से रोकना, और लॉर्ड कर्जन जो था उनका रोल था इस स्ट्रेटजिक मूव को लीड करने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन्वेजन ऑफ तिब्बत जो है 1903 का, इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स आप और नोट कर लीजिए कि ये जो है इसको यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन, इन्वेजन ऑफ तिब्बत 1903। वहाँ के जो अफसर थे सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड, उन्होंने जो है इसको लीड किया था, तो इसलिए इनको यंग हस्बैंड लीड भी एक्सपेडिशन भी बोलते हैं। और इसका मकसद था तिब्बत को जो है ब्रिटिश डिप्लोमेटिक और ट्रेडिंग टर्म्स मानने के लिए फोर्स करना, क्योंकि रशियन इन्फ्लुएंस जो है उसका डर था। इस एक्सपेडिशन में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के करीब 3000 सोल्जर्स गए थे और 7000 सपोर्ट स्टाफ गए थे, जिनका सामना जो है पुअरली आर्म्ड तिब्बतन मॉन्क्स और मलेशिया से हुआ था। और उसके बाद में जो है 1914 में जो है मैकमोहन लाइन जो है ये सेटअप की गई थी बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेड अवर ट्रू पॉलिसी इज ए पीसफुल पॉलिसी। किसने बोला था ये, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सी शंकरन नैयर जो है उनका स्टेटमेंट है, अवर ट्रू पॉलिसी इज ए पीसफुल पॉलिसी। ठीक है, पीस पॉलिसी का मतलब यही था कि इंपीरियलिज्म जो है उसकी जगह पीस को प्रमोट किया जाए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ये सी शंकरन नैयर इन 1897 में, और इन्होंने जो बोला था कि हमारी जो ट्रू पॉलिसी वो एक पीसफुल पॉलिसी है, हम लोग फॉरवर्ड पॉलिसी जो है उसको उसके अगेंस्ट में है और हम पीस जो है उसको जो है सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सी शंकरन नैयर जो है इनके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ये है सी शंकरन नैयर, तो ये 1897 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये फर्स्ट इंडियन में से थे जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर जो है से सम्मानित किया था। इन्होंने 1919 में मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पर भी एक डिसेंट नोट लिखा था और ये ब्रिटिश पॉलिसीज के काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक जो है माने जाते थे। कांग्रेस के नेता थे, आपको ये नाम ध्यान रखना है, और 1897 में ये कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स्ड पंजाब इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये जो पंजाब का एनेक्सेशन हुआ वो 1849 में हो गया था, 1849 में। ठीक है ना, देखिए 19वीं सदी के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है उसमें वो रंजीत सिंह के अंडर में था, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में इस एरिया को टेक ओवर कर लिया। पंजाब को जो है 1849 में एनेक्स कर लिया गया था।
पहले इस रीजन पर रंजीत सिंह जो है महाराजा उनका कंट्रोल था। उनके बाद में जो है ब्रिटिश जो है उसके अंडर में ये आ गया, और जो उनके बेटे थे दलीप सिंह उनको जो है प्रोटेक्शन में ले लिया गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के एनेक्सेशन का काम जो है इसके बाद में पूरा कर लिया था। ठीक, तो ये एनेक्सेशन ऑफ पंजाब जो है 1849, ये टॉपिक है आप लोगों का एग्जाम से इम्पोर्टेंट। इसका जो एनेक्सेशन है वो दूसरे एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार जो है 1848-49 उसके बाद में हुआ था, जब सिख फोर्सेस को जो है ब्रिटिश से हार का सामना करना पड़ा। महाराजा दलीप सिंह जो थे, जो कि रंजीत सिंह के जो बेटे थे, उनको एग्जाइल में भेज दिया गया इंग्लैंड में, और उनसे जो है कोहिनूर जो डायमंड का जो डायमंड है वो जो है ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। तो कोहिनूर की जो जर्नी है जो काकतिया से स्टार्ट हुई थी, काकतिया किंगडम से स्टार्ट हुई थी, इस प्रकार से जो है कई हाथों से होते हुए और इस लड़ाई के बाद में ब्रिटिश क्राउन के पास में चला गया था, और आज वो वहीं पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो है यही होगा 1839 से 42 तक का जो पीरियड है, इसी में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, डिजास्टर ऑफ अफगानिस्तान या फिर ऑकलैंड्स फॉली, और ये सारे टर्म्स जो है इसके लिए यूज में आते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, जिसको ब्रिटिश ने डिजास्टर इन अफगानिस्तान भी कहा था, ये युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान की जो एमिरेट है उसके बीच में हुई थी 1839 से 1842 के बीच में। और इसका परिणाम ये था कि ब्रिटिश की जो सेना थी उसको वापस भागना पड़ा, और भागती हुई सेना में 4500 ट्रूप्स थी और करीब 12,000 सिविलियंस थे, या सपोर्ट कह लीजिए इनको, सिविलियंस, और इन सब को जो है ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ एक पर्सन जो कि एक डॉक्टर थे, वन मैन सर्वाइव्ड। कुछ और भी थे जो आगे पीछे आए होंगे, बट बेसिकली एक पर्सन जो है ये इसमें सर्वाइव हुए थे, इसलिए इसको डिजास्टर इन अफगानिस्तान बोला जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा डिजास्टर था ये। ठीक है, ये जो टर्म है डिजास्टर इन अफगानिस्तान, ये ब्रिटिश मीडिया जो है उस वक्त बोलती थी इसको, ब्रिटिश मीडिया ने डिवाइस किया था ये टर्म, और ये डिस्क्राइब करती थी कैटास्ट्रोफिक जो डिफीट हुई है अंग्रेज़ों की अफगानिस्तान में, जिसमें 16,000 से ज़्यादा सोल्जर्स और कैंप फॉलोवर्स जो है उनको मार दिया गया था या कैप्चर कर लिया गया था काबुल से जलालाबाद जाते वक्त जनवरी के अंदर। ठीक है, सर्दी के मौसम में। जो ब्रिटिश डॉक्टर सर्वाइव हुए थे उनका नाम था डॉक्टर विलियम ब्राइडन। ठीक है ना, ही ऑफिशियली जो है ही वाज द ओनली पर्सन हु सर्वाइव्ड, और उन्होंने जाके जलालाबाद जाके न्यूज़ बताई कि ये हो गया है काम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एंग्लो सिख वार हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो अब ये पहला जो एंग्लो सिख वार है 1845-46 में हुआ था। 1845-46 में पहला एंग्लो सिख वार हुआ था। ठीक है, सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नतीजा ये रहा कि जो सिख किंगडम है उसका पार्शियल सब्जुगेशन हो गया था, पूरी तरह से एनेक्सेशन जो है नहीं हुआ था। युद्ध जीता ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और सिख एम्पायर जो है उसकी ऑटोनॉमी कम हो गई थी। ठीक है, ये है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। आपके एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आपको ईयर्स तो याद रखना ही है, 1845-46 ठीक है, उसमें हुआ था ये। जो लड़ाई हुई थी ये सतलज जो नदी है उसके किनारे पर काफ़ी बड़ी युद्ध हुआ था इसमें, और सिख किंगडम जो है पूरी तरह से एनेक्सेशन नहीं हुआ था। इसके बाद में ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो साइन हुई थी, जिसमें सिखों को जो है हैवी इंडेमनिटी जो है और टेरिटोरियल गेन्स जो है वो ब्रिटिश को लौटाने पड़े थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एंग्लो सिख वार टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो अभी जो दूसरा जो लड़ाई हुई वो 1848-49 में हुई थी, सेकंड एंग्लो सिख वार। ठीक है ना, 1848-49 में। ये भी सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इसके बाद में जो है सिख एम्पायर
खत्म हो गया और पंजाब का अनेक्सेशन हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इसके साथ ही इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था उसको जो है अनेक्स करके और डिवाइड करके और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो बना दिया था। तो ये था सेकंड एंग्लो सिख वार। ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वार जरूरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार और सेकंड एंग्लो सिख वार के अंदर। ठीक है ना। ये लड़ाई 1848 में हुई थी, क्योंकि मुल्तान में एक रेबेलियन हुई थी जहां पे जो सिख ऑफिसर्स थे उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था। इसके बाद में लड़ाई जो है शुरू हो गई थी, और इसकी जो एक मेजर बैटल थी जो लास्ट जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ गुजरात। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रिटिश आर्टिलरी जो है उसने काफी डिसीजिव रोल प्ले किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश रूल्ड इन बर्मा ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। 1948 तक इन्होंने किया था, 1824 से। ठीक है, 124 साल जो है बर्मा पे भी राज कर गए थे ये लोग। ब्रिटिश रूल्ड इन बर्मा ड्यूरिंग 1824 टू 1948, ये इसका टाइम था। इसमें 3 एंग्लो बर्मीज वार हुए थे और फाइनली जो है बर्मा ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोविंस बना था। बर्मा को जो है बाद में एक इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेड कॉलोनी भी बनाया गया था, और फिर 1948 में जो है इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, तो 1948 में जो है इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। 3 एंग्लो बर्मीज वार हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों के तीनों जो है इनमें फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार जो था ये उस समय की जो है सबसे महंगी लड़ाई मानी जाती है। बहुत एक्सटेंसिव रिसोर्सेज इसमें जो है यूज हुए थे। सेकंड वार के बाद में जो है लोअर बर्मा जो है उसका और बहुत सारा पार्ट जो है आसाम, मणिपुर जैसा हमने डिस्कस किया था अभी, उनको अनेक्स कर लिया गया था। और तीसरे वार जो है उसके बाद में जो है करीब करीब पूरी ही, तीसरे वार के बाद में जो उनका जो लास्ट किंग था थीबामिन, उसको एग्जाइल में भेज दिया गया रत्नागिरी, और बर्मा जो है वो ब्रिटिश का पार्ट हो गया था। इस तरीके से ये 3 लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं बहुत जल्दी आपके पास आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।